जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो तो वो है नवरात्र और आज हमारे व्रत खत्म हुए हैं, हम हिंदुओं के और सनातनियों के। तो रामनवमी के दिन मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जब आप सुनेंगे तो एक दिन बाद सुनेंगे, लेकिन क्योंकि आज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा पवित्र पर्व है। इसलिए आज जो मैं अपनी वीडियो शुरुआत करता हूं वो भगवान शिव की एक कहानी से करता हूं। देखिए, आदमी का प्रारब्ध कितना महत्वपूर्ण होता है वो इससे पता चलता है। एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव, महादेव और पार्वती बैठी हुई थी साथ साथ। और आप जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो आशुतोष हैं, तुरंत क्रोधित होते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी लोक में एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, और उसको खाने के लिए भी नहीं है, बहुत बुरी हालत है। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, इस व्यक्ति के जीवन में सुधार लाओ, इसको कुछ धन दे दो, इसको कुछ मां लक्ष्मी की कृपा करा दो। तो भगवान ने कहा कि देवी, इसका इतनी ज्यादा वो चिंता मत करो। इसलिए हर आदमी का एक प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध होता है तो उसे मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता। मैं कोई आपको इस प्रकार की कथानक सुना के गलत दिशा में नहीं ले जा रहा हूं। मैं केवल असली मुद्दे जिसपे मैं आना चाहता हूं उसके लाने के लिए इस पृष्ठभूमि को बना रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं 21st सेंचुरी का ले जाने वाला आदमी जो लोगों को साइंटिफिक आउटलुक की बात करता है इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं असली मुद्दे तक जाना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं। तो भगवान शिव ने कहा कोई फायदा नहीं है, इसे नहीं मिलेगा, ये इसके प्रारब्ध में नहीं है, इसकी किस्मत पे नहीं है। तो माता ने जब बहुत ज्यादा निवेदन किया तो भगवान शिव ने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने एक गठरी अशर्फी की डालकर उस व्यक्ति के 10 कदम आगे डाल दी। जिधर से वो आ रहा था तो ये था कि भाई आएगा, गठरी को देखेगा, खोलेगा, उसके अंदर अशर्फी मिलेगी और इसके जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। लेकिन देखिए प्रभु की माया, देखिए माया को देखिए। हुआ ये कि जो व्यक्ति जो आंख से बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था, उसकी आंखों में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसने उसी समय उसके दिमाग में एक कल्पना आई कि अगर मैं देखूं कि अंधे कैसे चलते हैं और अंधों का किस प्रकार से दिमाग चलता है और कैसे अपना मार्ग ढूंढते हैं। तो उस व्यक्ति ने, क्योंकि उसका प्रारब्ध नहीं था उस गठरी को पाना, उस अशर्फियों को पाना, तो उसने एक अंधे की एक्टिंग की, आंखों को बंद किया, 100 कदम आगे चला गया, गठरी पीछे छूट गई, वो आगे बढ़ गया। तो वही महादेव ने कहा कि देखो ये प्रारब्ध होता है, जिसको मिलना होता है उसको मिल जाता है, जिसको नहीं मिलना होता उसको नहीं मिलता है। कर्म करने पड़ते हैं और आदमी को अपनी जो, अगर मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। तो ये बात प्रूव हुई कि भाई प्रारब्ध अगर आपका नहीं है तो आपको वो अशर्फी नहीं मिलेगी। जो ये प्रूव हुआ इस किस्से से। असली मुद्दे पे आता हूं, जो मेरा असली मुद्दा है। वो असली मुद्दा ये है, एक बार मतलब ये जो हमारे नीतीश कुमार, बाबू नीतीश कुमार है, इनके पास इतना गोल्डन अवसर था। आज ये सोच रहे होंगे, अगर इनकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी होगी कि सोच पाते हों, तो आज ये सोच रहे होंगे कि उसी प्रकार उस वृद्ध ने जैसे अपने प्रारब्ध की वजह से अशर्फियों की गठरी को खोया, क्या इन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करने की संभावना को नकार दिया क्योंकि इनके प्रारब्ध में नहीं था, या ये राजनीतिक उस चाल में फंस गए जो कि गुजरात के लोगों ने इनके इर्द गिर्द बिछाई थी। देखिए, सोचिए, जब ये 2019 का चुनाव होने वाला था, 2024 का चुनाव होने वाला था, तो उसके पहले नीतीश कुमार एक मजबूत सहयोगी थे इंडिया गठबंधन के, बल्कि एक कंसेप्ट ही नीतीश कुमार लेके आए थे और नीतीश कुमार उसके कन्वीनर बनना चाहते थे, प्रमुख नेता थे। साउथ इंडिया में जाकर, ईस्ट में जाकर ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, राहुल गांधी से एक तरह से वही प्रयास कर रहे थे ये इंडिया गठबंधन बन जाए और एक ऐसी सरकार देश के अंदर आए जो सेकुलर, जो सबको साथ लेके चल सके।
और इसमें जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था सब लोग मान रहे थे, देश के जितने लोग भी समाजवाद में बिलीव करते हैं, जितने लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, संविधान में बिलीव करते हैं, वो ये मानते थे कि उस समय तक की छवि जो नीतीश कुमार की थी वो इसके अनुरूप थी और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं थी कि आप हमारे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। लेकिन अब मानी बात है कि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लालू प्रसाद यादव जी का अलग अपना मामला मसला है, वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर उनकी पकड़ मजबूत रहे। ममता बनर्जी की अपनी स्थिति है, अरविंद केजरीवाल की अलग है, कांग्रेस की अलग है। तो उसमें वो ये डिसाइड हुआ कि नहीं, कन्वीनर अभी इनको नहीं बनाया जाएगा। जैसे कभी कभी ममता बनर्जी चाहती हैं उनको कन्वीनर बना दिया जाए, भाई जो कन्वीनर बनेगा मानी बात है उसके पास ज्यादा ताकत आ जाएगी और वो बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो होता है, नॉर्मली होता है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए क्या करता है, इलेक्शन के पहले नाम डिक्लेयर नहीं करता, मोदी जी के अलावा स्टेट में वो नाम डिक्लेयर नहीं करता। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ऐसा कहता है और बाद में हटा के फडणवीस साहब को रख देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य की बात करता है, लेकिन इलेक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ को रख देता है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती है और ये बिहार के अंदर भी होने वाला है। बिहार के अंदर भी ये बात बिल्कुल सही है कि बड़ी मुश्किल से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और उनके चेहरे के भाव पढ़े जा सकते हैं। वो चाहते क्या, वो नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनने देंगे, 100% गारंटी। और इस चीज की पूरी उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल खत्म हो जाए बिहार के। और ये जो वक्त बिल आया उसके माध्यम से अब आप समझ ही रहे हैं कि उनके खिलाफ फिर उनका स्वास्थ्य, फिर उनके निर्णय लेने की क्षमता। तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि अपने बलबूते पे सरकार बनाए, या अगर थोड़ी बहुत सीटों की कमी पड़ जाए तो एलजेपी से या जेडीयू से या मांझी साहब से तोड़ के विधायकों को अपनी सरकार बनाए और किसी बैसाखी की उनको न तो बिहार के अंदर जरूरत हो। और लल्लन सिंह और संजय झा भी पूरे तरह प्रयासरत हैं। अब जितनी बार वो मोदी जी का नाम लेते हैं उतना तो वो नीतीश कुमार का भी नाम नहीं लेते। इसका मतलब नीतीश कुमार के हाथ से बाजी चली गई और ये बाजी उनके हाथ में थी। जब 2024 का चुनाव हुआ था उसके पहले बाजी उनके हाथ में थी। अगर वो कन्वीनर न बन के इंडिया गठबंधन में बने रहते, जरा कल्पना कीजिए इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता। जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन में होती और जेडीयू की वजह से बिहार के अंदर सीटों की जो परिस्थिति है कि वहां कुल मिला के 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली और 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मिली, उसमें ऑब्वियसली 15-20 सीटों का अंतर पड़ गया होता, क्योंकि सेकुलर फोर्सेज एक तरफ हो जाती है और कम्युनल फोर्सेज एक तरफ हो जाती है। और 15-20 सीटों का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी स्थिति में सरकार बनाने का मौका ना मिलता और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका ना मिलता। और उस समय एक बार्गेनिंग होती और जिसमें नीतीश कुमार बहुत अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन पे होते, प्रधानमंत्री बनते या उप प्रधानमंत्री बनते या बहुत बड़ा पद मिलता, लेकिन उनकी अपनी एक वॉइस होती और उनके जीवन के सिद्धांतों के बारे में आज की तारीख में जिस प्रकार की कंफ्यूजन पैदा हो गया वो न होता। लेकिन प्रारब्ध, जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता था और जिसको पूरे देश के राजनीतिक पटल को चेंज करके देश को समाजवाद और लोकतंत्र और संविधान की दिशा में ले जाने का अधिकार मिल सकता था, वो व्यक्ति कम्युनल फोर्सेस के चंगुल में फंस गया। मिला क्या, कम सीटें होने के बावजूद बिहार के अंदर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी उनके कंधों पर चढ़ के बिहार के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करे और उसके बाद इन्हें धक्का देके खुद मुख्यमंत्री अपना डिक्लेयर कर दे और ये एकनाथ शिंदे बिहार के बन जाए। क्योंकि जो तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, जब इनकी मिली जुली सरकार बिहार के अंदर थी तो लोगों को नौकरियां मिली थी। जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, आज से 20 साल पहले उनके शासन की बात की जाती है, वो धूमिल हो गया होता। 2-2.5 साल अगर वो सरकार चल गई होती तो आज वहां पे स्थिति डिफरेंट होती, एडमिनिस्ट्रेशन इस महागठबंधन के साथ होता, इंडिया गठबंधन के साथ होता और नीतीश कुमार आज एक डिक्टेटिंग टर्म्स पे होते। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है नीतीश कुमार की कि वो किसी भी प्रकार के अंतर विरोध को सॉल्व करने में सक्षम नहीं है और उनकी पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए हैं। तो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। और जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और
चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सब लोग नहीं मिल जाते तब तक केंद्र की सरकार गिर नहीं सकती, और केंद्र की सरकार जब तक गिर नहीं सकती तब तक ईडी सीबीआई का रुख उन लोगों की तरफ रहेगा जो अकेले अकेले भारतीय जनता पार्टी का साथ छूटेंगे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन बनने में देर नहीं लगेगी। तो जो बात आज मैं कहने वाला था, जिसका महादेव के संदर्भ मैंने शुरुआत की थी, कि ये होता है प्रारब्ध। जो चीज राइटिंग ऑन द वॉल थी, सब लोग देश के अंदर नीतीश कुमार को आज से 1 साल 1.5 साल पहले इतना ज्यादा मान रहे थे कि वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने योग्य है। और हम लोगों ने भी वीडियो में कहा था, आज के तारीख में उन्होंने अपनी पूरी पर्सनालिटी को, अपने पूरे सिद्धांतों को, डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश के सिद्धांतों को दांव पे लगा दिया है। और आज के तारीख में केवल वो, जब तक विधानसभा के चुनाव और उसके रिजल्ट नहीं आएंगे तभी तक के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद उनको बिहार के एकनाथ शिंदे की तरह याद किया जाएगा। एकनाथ शिंदे तो तब भी थोड़े बहुत मजबूत हैं, क्योंकि वहां पर वो मराठा लीडर हैं और मराठाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण मुख्यमंत्री वहां पे फडणवीस साहब को बनाया है, मराठाओं को साधने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। अजीत पवार मराठा को भी वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, जिससे वहां की कास्ट इक्वेशन ठीक हो सके। लेकिन आज के तारीख में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के पास न तो उनकी पार्टी है, ना उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ना उनके सहयोगी हैं, और वही लोग उनके साथ आज की तारीख में खड़े हुए हैं जो कि बीजेपी की ईडी और सीबीआई से डरते हैं, चाहे वो किसी धर्म और जाति के नेता हो। अच्छा, इसका फायदा आरजेडी को यह हुआ है, या लेफ्ट पार्टीज को यह हुआ है, कांग्रेस को यह हुआ है, कि जो डिसग्रंटेल्ड लोग हैं जेडीयू के, कि जो इस प्रकार के वक्फ बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए अपनी मजबूरी को रोक सकते हैं, उनके लिए रास्ता आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ खुल गया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अति पिछड़े, अति दलितों को आगे बढ़ाकर, और जैसे उसने कहा है कि राजेश राम बिहार के अगले डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, तो एक वोट बैंक जो तेजस्वी यादव के साथ सॉलिडली करीब 32-33% का है, और ये 4-5% का वोट बैंक जो राजेश राम के पास है, और बाबू जगजीवन राम के बाद आज तक कभी उस समुदाय समाज के लोगों को कभी इतना ऊंचा पद नहीं मिला है। तो उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, और लेफ्ट का परफॉर्मेंस पिछली बार भी अच्छा रहा था, पार्लियामेंट भी अच्छा रहा था, असेंबली भी अच्छा रहा था, कांग्रेस क्योंकि अति पिछड़े, अति दलित की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि उन्होंने राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया है, क्योंकि कन्हैया कुमार रोजगार दिलाओ यात्रा निकाल रहे हैं, इसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार अगर सोचने समझने की शक्ति उनके पास अभी भी होगी तो सोच रहे होंगे, क्या वो दिन थे जब मैंने निर्णय लिया कि इंडिया गठबंधन के, जिसके आप कन्वीनर बनने वाले थे, अचानक अपनी विचारधारा को आपने बदला और समाजवाद से आप उस धार्मिक युद्ध की तरफ बढ़ गए जिसमें आज मुसलमानों को दबोचा गया है। और जिस प्रकार की टेलीग्राफ में खबर मिली है, कृष्णों को दबोचने का प्रयास है। जिस प्रकार की खबर मिल रही है कि ऋषिकेश के अंदर एक गुरुद्वारे के अंदर अटैक हुआ है, और वो भी नंबर बहुत दूर नहीं है जब हम हिंदू भी हमारे, लेकिन इसमें कम से कम वो लोग ही निशाने पे आएंगे जिनके पास बहुत धन संपदा है। जो गरीब हैं या मध्यम वर्ग के हैं, जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो उनका मकान छीन लेंगे, इसके अलावा क्या छीन लेंगे। तो इसलिए उसके पहले कि जब उनकी संपदा लूटी जाए, सारी संपदा को जीएसटी के माध्यम से, अलग अलग टैक्सेस के माध्यम से इस प्रकार से कम किया जा रहा है कि जब आपकी संपदा और आपकी जायदाद को कब्जा किया जाए तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट न हो। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उसी प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें पार्वती मां देना चाहती थी धन संपदा, लेकिन उसके प्रारब्ध ने उसको इधर का भी नहीं छोड़ा, उधर का भी नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार अगर कन्वीनर बने न बने, उस समय इंडिया गठबंधन के साथ रहते, तो आज देश की राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल दूसरा होता। तो अगर वो सोच रहे होंगे तो पछता रहे होंगे, अगर सोचने की स्थिति में नहीं है तो बात ही अलग है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।